पेज पर जुड़े सभी साथियों को राम राम, नमस्कार सबको। एक तो कल का जो काला दिन हरियाणवी इंडस्ट्री का रहा, आप सबको पता है कि एक ऐसी खबर जिसका यकीन भी ना हो। राजू पंजाबी भाई हम सब के प्यारे, सबके लाडले और बहुत ही बेहतरीन कलाकार और सूफी गायन की अगर बात करा तो हरियाणा के सबसे बड़े कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, जिस चीज़ का यकीन ना आप सबको है, ना हमको है, ना परिवार को है, किसी को भी नहीं है। और ऐसी आत्मा मेरे ख्याल से युगों युग तक दोबारा नहीं आती और ऐसा कलाकार दोबारा नहीं आता जो गया है। हालांकि यकीन भी नहीं होने लग रहा किसी को, जितने भी सर्कल में साथी हैं, परिवार है, किसी को नू लगे नहीं रहा कि ऐसा कुछ बीत गया, ऐसी कुछ इतनी बड़ी अनहोनी होगी। सामने देख के भी यकीन नहीं हुआ किसी को कि ऐसा कुछ हुआ है और सब सदमे में है। चाहे परिवार की बात हो, दोस्तों की हो या चाहने वालों की बात हो, आप जैसे साथी जो जुड़े हैं या उनकी बात हो। और इस बहुत बड़े दुख के बीच जो तरह तरह की खबर, आज के लाइव का मेरा मकसद यही है कि जो खबर बीच में आने लग रही है, भाई चाहे कोई यूट्यूबर डालने लग रहे हैं या पत्रकार साथी डालने लग रहे हैं, तो कई लोग पता नहीं व्यू के लिए या कई लोग पता नहीं अनजाने में या किसी को पूरी जानकारी नहीं मिलती या कुछ भाई हो सकता है जानबूझ के नहीं करते या मिसगाइड हो रहे हैं कहीं से, तो वो लोग खबरें गलत छाप रहे हैं। एक तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि ये हुआ क्यों है और आधे लोगों को ये नहीं पता कि असली बैकग्राउंड क्या था, ये क्या जिंदगी थी, निजी लाइफ क्या थी। तो निजी जिंदगी के बारे में जो जो चीजें लोग लिख रहे हैं, कई पत्रकार साथियों से हमारी भी बात हुई है, हमारे सर्कल की बात हुई है। तो आज के लाइव का यही मकसद है, आप एक अलग अलग जगह से ना पूछ करके इस लाइव में हम वो सारी बात आपको बताना चाहते हैं जो जो राजू भाई की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। और सभी साथी अब के बाद, जो अब तक जिसने छापा वो हटा दो, जिसने भी जो डाला है, अब के बाद जो भी आप यूट्यूब पे डालें या किसी अखबार में डालें या किसी अपने निजी पेज पे डालें, राजू भाई के बारे में जो कुछ सारी बातें वो आप सबसे शेयर करनी है। सबसे पहला सवाल हर किसी का यही रहता है कलाकार के लिए कि गायकी की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। हालांकि इस दुख की घड़ी में हम सब इन बातों के लिए तैयार नहीं थे। कल भी मैंने पत्रकार साथियों को यही अपील की थी कि भाई आप जो फुटेज वगैरह ले रहे हो कोई नहीं, ले जाओ, लेकिन सवाल मत करो, सवाल जवाब किसी से मत करो। इस हालत में हम अब भी नहीं है और कल भी नहीं थे, लेकिन मजबूरी बन गई। बहुत सारी खबरें इस तरह की देखने को मिली। अब आज सुबह से भी और कल से भी राजू भाई के जो छोटे भाई हैं बलवंत और राजू का जो बिल्कुल करीबी, सबसे ज्यादा करीबी जेलदार, जेला जिसको हम बोलते हैं, जो राजू का मैनेजर भी रहा है, राजू का साथी भी रहा है, दिन रात का साथी रहा है और 24 घंटे साथ रहने वाला, पूरे परिवार बिल्कुल इनू मान लो राजू का सगा बेटा जैसा जो रहा है जेलदार, वो बेचारा इतना दुखी है। बलवंत दुखी है कि सर ये खबर छाप दी, सर फलाने ने ये बोल दिया, सर यूट्यूब वाले ये डाल रहे हैं। तो उन सब चीजों से दुखी होकर हमें लाइव करना पड़ा है। सबसे पहला सवाल जो कलाकार के लिए रहता है कि शुरुआत कैसे हुई, तो राजू भाई की शुरुआत, इनकी बड़ी सिस्टर है जो पंजाब में मलोट गांव है, मलोट शहर के पास तामकोट गांव है, जहां पे उनकी शादी हो रखी है बड़ी सिस्टर की। तो राजू भाई वहां पे गए थे रहने के लिए और वहां पे उन्होंने लोकल जागरण में और गुरुद्वारों में गाने का काम किया और जहां से गाने की कला सीखी। हालांकि पूरा परिवार का माहौल गायकी का रहा है। इनके छोटे भाई भी गायक है, बलवंत भी, और इनके दादाजी बहुत अच्छे तबला वादक थे। पूरे परिवार का ऐसा माहौल रहा है कि संगीत से जुड़े हुए लोग थे। पंजाब में जब ये गए तो गुरुद्वारों में या मंदिरों में या जागरण में जब ये गाने लगे तो धीरे धीरे वहां से सीखना शुरू किया। और जैसे ही वहां से वापिस ये राजस्थान में आए, इनका जन्म राजस्थान के रावतसर में हुआ जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जब ये वापिस अपने गांव में आए तो बहुत सारे लोग, इनकी भाषा जब वहां रहने से पंजाबी भाषा होगी और पंजाबी गाने भी इन्होंने गाने शुरू कर दिए थे, तो उस चीज को देखते हुए इनके नाम के पीछे राजू पंजाबी लगा। राजकुमार इनका असली नाम है और राजू पंजाबी इनको कहने लगे। 1986 का इनका जन्म है और एक बहुत ही जो दुखदाई जो चीज रहेगी आने वाले दिनों में, जो पीड़ा की बात रहेगी, लगभग 12 दिन बाद राजू भाई का जन्मदिन भी आ रहा है। 5 सितंबर को हमारा एक ही महीने में जन्मदिन होता था। जो करीबी यार दोस्त थे, ये बाई चांस ही था कि सितंबर में ही जन्मदिन राजू जी का भी है, मेरा भी है, एक दो साथी और का भी है।
तो जब ये वापस आए तो इनको राजू पंजाबी बोलने लगे। और गांव में मैंने भी इनके भाई से पूछ के सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, परिवार से भी पूछ के, और जो निजी हम जानते थे हमें तो पता ही था, उसके अलावा भी मैं खुद भी कंफर्म करके सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो पत्रकार साथी भी कंफर्म करके ही सारी चीजें बोले। गांव में आने के बाद जब दिल्ली का इनका सफर रहा, जब कंपनियों का जो सफर शुरू हुआ, जो कंपनियों में जाने का या कंपनियों में गाने ले जाने का, वो मदन पारिक जी हैं जिन्होंने बहुत इनकी मदद की। और राजस्थान में इनके गुरुजी रहे हैं राजा राम जी। और डिजिटल दुनिया में अगर बात करें, जो डिजिटल म्यूजिक का काम जो सीखा है वो सोनू दुगेसर जी हैं, जिनसे इन्होंने काम सीखा, वो इनके गुरुजी रहे हैं। और जब पहली बार इन्होंने स्टूडियो की शुरुआत की, उसमें बड़े भाई राम मिरमेला जी का बड़ा योगदान रहा है। राम मिरमेला जी के साथ इन्होंने रावतसर में स्टूडियो बनाया। और रावतसर में जब स्टूडियो बना तो इतने अच्छे अच्छे काम इन्होंने मिलके किए, इनकी जोड़ी ने, रामेर भाई ने, पवन भाई ने, राजू भाई ने, और भी जितने साथी थे, जब इनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया। और इनके करीबी साथी उसमें रहे विनोद छिंपा जी, जो मिक्सिंग और मास्टरिंग का काम करते थे, और राजू जी म्यूजिक बनाते थे। जब बहुत सारे हरियाणा के कलाकार यूं कहने लग गए कि हमें काम करवाना है राजू भाई से, तो रावतसर हरियाणा वाले कलाकारों के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता था। तो सभी कलाकार साथियों ने अपील की राजू भाई से कि आप ना हिसार आ जाओ, हिसार में स्टूडियो बना लो ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद आके इन्होंने हिसार में स्टूडियो बनाया VR ब्रोज के नाम से, जो सब लोग जानते भी हैं, जिसमें विनोद छिंपा जी और राजू पंजाबी जी काम करते थे। और रही बात निजी जीवन की, एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि लोग यूं सोचते हैं कि कलाकार के पास तो मेरा नहीं कितनी धनमाया पड़ी होगी, मेरा नहीं कितना के ले रहा होगा। होती है कलाकारों के पास, लेकिन होती है बॉलीवुड वालों के पास या पंजाब वाले कलाकारों के पास, जिनके पास रिवेन्यू ज्यादा है, जिनके पास स्कोप ज्यादा है। इब अपना वाले कलाकार रिश्तेदारियों में, भावुकता में, नैतिकता में, सामाजिक चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हम लोग उतना नहीं कमाते जितना लोग सोचते हैं, और खर्चे इतने होते हैं कि जितना लोग नहीं सोचते हैं। तो हम लोग वही बात है भाई, ताजा खाना ताजा पकाना, जिसे कमावा उसे गेल गेल लाते हैं। हर कलाकार के पीछे 10-12 बालक ऐसे रहे हैं भाई, जिनका खर्चा पानी, जिनका सारी चीजें एक कलाकार के ऊपर डिपेंड होता है, जिनका रहना सहना सब कुछ। राजू भाई के साथ भी ऐसा ही था कि स्टूडियो में 8-10 बालक, कुछ एक आध का योगदान लाइव शो में जाने का था। जैसे कुलदीप सागर भाई हैं, लाइव शो संभालते थे। जैसे संजू है उनका भांजा, वो स्टूडियो संभालता था। जैलदार तो सारा ही काम जैलदार संभाला करता। और भी बहुत सारे बालक से हैं, सीपी है। तो ये लोग साथ रहते थे। तो इनके खर्चे, खुद के खर्चे, आने जाने, तो इतना कलाकार का हुआ बस, जिसा कमा लिया उसा खा लिया। जो खबरें अखबारों ने छापी हैं, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि एक गाड़ी और एक किराए का मकान और बच्चों को हंसी खुशी अच्छे से पालने वाले इंसान, और भाइयों के भाई, यारी दोस्ती में मैं नहीं मानता कि राजू पंजाबी से अच्छा कोई भी कलाकार होगा। और ये बात इसलिए नहीं है कि वो जा चुके हैं, हमें तो आज भी यूं लगता है कि हमारे साथ बैठे हैं। उससे अच्छा इंसान हर कलाकार इस बात की गवाही दे सकता है। उस इंसान में किसी को लेके बैर द्वेष नहीं था, किसी को लेके जलन नहीं थी अंदर, ना वो कदे किसी का बुरा सोचा करता, लड़ भिड़ लिया करता छोटी मोटी बातों पे। तो वो लड़ाई भी उसकी वैसी नहीं रहा करती कि किसी से ईर्ष्या के भाव से लड़ना है, बस वैसे जिद्दी वाली जो लड़ाई होती छोटी मोटी वो हो जाया करती। और वो भी 10-12 दिन में, 15 दिन में खुद ही भूल जाया करता, खुद बात कर लिया करता। बहुत ही मतलब बिल्कुल नीट और क्लीन जो दिल होता है ना, वैसे दिल का राजू था। और राजू ऐसा कलाकार था कि जिसके हेटर नहीं थे। भाई हो सकता है मेरे से नफरत करने वाले बहुत सारे कलाकार हों, या किसी और कलाकार से नफरत करने वाले बहुत सारे कलाकार हों, लेकिन कलाकार या लोग भी हो सकते हैं, राजू से नफरत करने वाले लोग नहीं थे। सब उनको प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। जीवन उनके, अगर परिवार की बात करें, भोली भाली वाइफ, बिल्कुल नैतिक मूल्यों को समझने वाली, सामाजिक जो दायरे होते हैं उनको समझने वाली उनकी वाइफ ममता भाभी हमारी। और भाई 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी का नाम है बिंदु और छोटी बेटी का नाम है नोबिता। यो परिवार है। मम्मी पापा इस दुनिया में है नहीं राजू भाई के। 4 उनके भाई हैं और 3 सिस्टर हैं। चारों भाइयों में दूसरे नंबर पे ये थे, 2 छोटे भाई और हैं, जिनमें से एक भाई खुद सिंगर भी है, बलवंत, जो गाता भी है। ठीक है, ये तो एक पारिवारिक सी जर्नी है। उसके अलावा अगर गांव की बात करा या परिवार की सारी लगभग होगी। उसके अलावा जो कुछ रह गया था, मैंने कुछ और भी आपको बताना था जो मैंने नोट किया था।
हाँ, इब बात आवे कंपनी वाला की और भाई जो लोग खबरें डाल रहे उनकी। खबरें डालने वालों से अपील है कि यो टाइम आप लोगों की कमाई करने का टाइम नहीं है कि आपने कोई थंबनेल ऐसा डालना है कि जिससे लोग ज्यादा देखेंगे। आपने वही बात डालनी है जिससे परिवार ने सहानुभूति मिले। जब परिवार किसी वीडियो को खोल के देखे तो उस परिवार के दिल में नू नहीं जाना चाहिए कि राजू के बारे में क्या लिखा जा रहा है। बहुत सारे लोग कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कि मैं बताने लग रहा है। तो बातें ऐसी लिखो जिससे परिवार देखे तो एक तो प्राउड फील हो, एक सांत्वना मिले। और सच्ची बातें लिखो, लोगों से पूछ के लिखो, परिवार से पूछ के लिखो। जो इनकी बीमारी की जहां तक बात थी, लगभग 10-15 दिन ये पहले एडमिट रहे जिंदल में। एक छोटी सी लापरवाही जहां जो मुझे लगती है कि रह गई, इनको पीलिया था जिसको जॉन्डिस बी बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से जॉन्डिस बी या कुछ और बोलते हैं, जो नॉर्मल जॉन्डिस बी नाम से इनको बीमारी थी, हेपेटाइटिस बी या कुछ ऐसा। तो वो एक पीलिया था और जिसको संभाला नहीं गया टाइम से। कि यह छोटी सी चूक मुझे भी लगती है और साथियों को भी लगती है। लगभग 4 महीने पहले वीनूगौड़ भाई ने और पीके भाई ने यूं बोला था कि राजू, क्योंकि वीनूगौड़ भाई का थोड़ा मेडिकल लाइन से भी लिंक रहा है, तो वो बोला भाई थोड़ा मैंने नू लगा है, पीलिया की शिकायत लगा है। तो आप देसी जो घर परिवार के लोग हैं, जो आम घर परिवारों से आप ज्यादा सीरियस लेते नहीं छोटी मोटी चीजों को, नू मान जा कोई बात नहीं जब तक तकलीफ नहीं होती अंदर। तो राजू भाई भी मस्ती वाले आदमी थे, नु बोले भाई कोई दिक्कत कोई नहीं, बोला मैं ठीक हूँ, खाम का डॉक्टर का जाऊंगा दिखाऊंगा कि मैं बता देगा और टेंशन हो जाएगी। तो उस चीज को संभाला नहीं टाइम से और बहुत लेट संभाला। तो 10-15 दिन एडमिट जब रहे जिंदल में, हमारा रोज का मिलना जुलना रहा, ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक होके छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी मिलने के 2 दिन बाद वो बोले मेरे को तकलीफ हो रही है। रात को फिर हॉस्पिटल ले आए जिंदल में। ये उनके जाने से 1 दिन पहले की बात है। उस दिन फिर डॉक्टर ने बोले दवाई बट्टी दे के बोले सब ओके है, सब ठीक है, वापिस घर ले गए। अगले दिन सुबह फिर उन्होंने तकलीफ बताई। जिस दिन की ये जो दुर्घटना जिस दिन हुई है, जो काला दिन जो हमारी जिंदगी में आपकी जिंदगी में आया, उसी दिन 10 बजे सुबह हॉस्पिटल में लेके आए जिंदल में। हम भी गए, मैं गया, खासाड़ा 4 भाई गया, और भी साथी थे जैसे सोनू गारनपुरिया है, श्रवण बलम्बिया है। तो सारे साथी हम पहुंच गए थे सुबह इमरजेंसी में जब उनके लेके गए। और उन्होंने जैसे उनसे बातचीत हुई, कहीं भी यूं नहीं लगा कि उनको कोई बड़ी तकलीफ है या कुछ ऐसी बात भी रात तक हो जाएगी ना। हमने लग गया, हम मिलजुल कर आ गए थे। दोबारा फिर जब उनको वार्ड में शिफ्ट किया तब हम दोबारा गए। मैं और जेलदार अंदर ही बैठे थे, खासाड़ा भाई और इनको हमने बाहर छोड़ दिया था क्योंकि ज्यादा लोग जाने से डॉक्टर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं और जेलदार अंदर बैठे थे। राजू भाई से प्रॉपर बात हो रही थी, सब बातचीत सही कर रहे थे। वो जो मैंने पेज पे फोटो डाली थी वो उनकी उसी वक्त की फोटो है। राजू भाई टेढ़े लेट रहे थे। मैंने पूछा मगर राजू जी सीधे सो जाओ आप। ने बोला सीधे सोने में मेरे कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही है, टेढ़े में थोड़ा आराम है। लेटे रहे, थोड़ी देर बाद बोले मेरे को एक बार बैठा दो। जैसे हम बैठाने लगे वो बैठ तो गए और 10 सेकंड बाद यूं बोले सांस नहीं आ रहा मेरे को, तो वापस लेट गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर से मैंने भी बात करी जी सारी तकलीफ क्या क्या है, क्या क्या चीजें। डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से सारी चीज बताई। उसके बाद राजू की मिसेज हमारी भाभी जी वो थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, ममता भाभी। तो मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को उनके घर छोड़ाऊं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, आपस में बात करेंगे। मैं बच्चों को छोड़ने राजू भाई के घर गया। जैसे ही उनको उतारने लगा तो इतने में जेलदार भाई का फोन आ गया। वो रो रहा था, बोला सर जल्दी आ जाओ, वेंटिलेशन पे लेने लग रहे हैं। तो वेंटिलेशन पे जब लेने लगे तो राजू भाई ने खुद जेला को बोला है कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उनके ये आखिरी वर्ड यही थे, इसके बाद के कोई वर्ड नहीं थे, बस यही कहा था कि जल्ले मैं आज नहीं बचूंगा। उसके बाद उनको वेंटिलेशन पे ले लिया। वेंटिलेशन पे जाने के बाद वो बहुत सीरियस हो गए थे और हाथ पैर के मूवमेंट भी कम हो गए थे। फिर किसी साथी ने यूं बोला कि वहीं स्टाफ में कोई साथी था, बोला इसमें वेंटिलेशन में एक बड़ा मुद्दा ये रहता है, एक तो थोड़ा बस ब्रेन एक्टिव रह जावे और जो आंखों की पुतलियां है ना ये नहीं ठहरनी चाहिए। तो जो बड़े भाई हैं श्री राम, राजू के ताऊ जी के लड़के, वो गए अंदर। उन्होंने राजू से कुछ बोल के देखा, उन्होंने पलक भी झपकाई है और पुतली भी झपकाई है और उन्होंने इशारा भी किया गर्दन से। मेरा यकीन नहीं है, उसने बाहर आकर नु बताया बोला सही है, नू एक्टिविटी है। मैं यार मैं जब का खड़ा था जब तक तो हाथ पैर या उंगली कुछ भी नहीं हिल रहा था। फिर मैं खुद देख के आऊंगा जब मेरा यकीन होगा। मैं गया अंदर, राजू पे मैंने पूछा माँ जी, मैंने बोल के देखा माँ सर
आपको कोई दर्द तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है? तो राजू ने मेरी तरफ यूं ये आंखें करी और गर्दन ना में हिलाई, पुतली भी हिली थी। मैं रिलैक्स हो गया। बाहर आकर मैंने सब तब बताई, मखा ये टेंशन खत्म होगी, ये सारी रिकवरी हो जाएगी। बल्कि स्टाफ वाला एक भाई था वही मेडिकल स्टाफ का, मैं भाई नूनू पलक झपकाई, मेरी खुद बात हुई है। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, बोले अगर पलक झपकाई हर बात हुई है तो फिर ज्यादा तकलीफ वाली बात है नहीं। लेकिन बस ये आखिरी था जो ये पलक झपकाई और इशारा किया, उसके बाद आंखें भी ठहर गई और ब्रेन ने काम छोड़ दिया। जो वहां चेक कर रहे थे, हालांकि उस दौरान मेन डॉक्टर तो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर थे। आज कहने का टाइम तो नहीं है, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, उसका तो नाम ही लेना चाहूंगा। आशीष आर्य, पता नहीं क्या रवि सारिया, जिंदल में रवि सारिया नाम से कोई डॉक्टर था। बहुत ही गंदा, घटिया, नकली, जीरो आदमी, जिससे मुझे नफरत हुई बिल्कुल। वो ने बोला कि एक ट्रीटमेंट होना है जिसमें यहाँ से पाइप डालेंगे, यहाँ से पाइप डाल के और इनका फेफड़ों में पानी जमा हुआ वो पानी निकालेंगे, और वो पानी निकालते हुए बड़ा रिस्क है कि खून निकल सकता है। जो और खून निकलना शुरू हो गया और खून नहीं रुका तो हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है बचने के। इस सिचुएशन में हम सारे कांप गए, हाथ पैर कांपने लग गए, हाँप गए हम। अब मैं उस डॉक्टर ने बोला जी हमने है ना ये डिसीजन हम ले नहीं पा रहे एकदम से कि आप ये, वो बोले साइन कर दो, ये साइन करोगे तो ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। माँ जी एक बार इस डिसीजन के लिए हमें टाइम दे दो, हमें 20 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि भाई भाभी भी घर पे हैं और भाई थोड़ा बहुत डिस्कशन हम आपस में भी करांगे, हमने 20 मिनट तो दो। नु बोला मैं तुम्हारे लिए यहीं बैठा रहूंगा क्या, मेरे को और काम नहीं है क्या, मुझे ड्यूटी पे जाना है। ये मैं कहना नहीं चाहता, पर उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ ताकि आगे कोई जिंदल में जाए। जिंदल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ने कोऑपरेट किया हमें, चाहे सिक्योरिटी से लेके डॉक्टर से लेके सब ने कोऑपरेट किया है। एक उसको छोड़ के रवि सारिया नाम से जो एक डॉक्टर आया दूसरा ड्यूटी पे जो आया, उसने बहुत गंदा बिहेव किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी सब ने, जैसे विनोद है सिक्योरिटी में, या फिर वहां पे करमवीर जी हैं, या फिर जो डॉक्टर स्टाफ में है खुद डॉक्टर विवेक बंसल जी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और मोनू भाई हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, जो मेन डॉक्टर विवेक बंसल है उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था दिन में जब शाम को दिक्कत हुई थी। लेकिन रात को उस डॉक्टर ने हमें पजल कर दिया, बहुत दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। हाथ पे मैंने उसके डॉक्टर के यूं हाथ जोड़े, बिल्कुल मखा जी 20 मिनट दे दो जी, एक नैतिकता के तौर पर दे दो, नू सोच लो आपका कोई फैमिली का एडमिट है। उस डॉक्टर को अपनी नींद अच्छी लगी, ना कि कोई पेशेंट अच्छा लगा। बोला मेरे को सोना भी होता है, मेरे को जाना भी होता है, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या, जल्दी बताओ मुझे, यस नो करो। मैं बोला जी उनकी वाइफ को तो बुला लूं, भाभी को तो बुला लूं, उनसे तो पूछ के करेंगे। बोला वो कोई साइंस जानती है क्या करोगे उसको बुला के। इतना गंदा भी है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कभी जिंदल में जाओ तो इस रवि सारी ऐसे बच्चियों सारे, इसके लिए मैं खुला कह रहा हूँ। और भाई उसके बाद क्या हुआ, फिर तो कोई रिएक्ट आना बंद ही हो गया बॉडी से। फिर तो हम सारे जने कोई कितने जाकर रोए, कोई कितने जाकर रो, सारे दुखी हो गए। डॉक्टर जो देख रहे थे वो विनू भाई के एक दोस्त थे, उसने हिंट दे दिया था, बोला भाई 99% तो अब चांस नहीं है, कोई 1% कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए। उस चमत्कार की बात हम देखे गए। उस टाइम मारता जिसने जो बताया, एक वहां कोई बहन थी जिसकी मम्मी एडमिट थी, नु बोली भाई चीनी उबार दो, वो कर दो, जो आस्तिक नास्तिक सारी चीज मानी हमने, जबकि मैं खुद ज्यादा इन चीजों को मानता नहीं था। लेकिन एक बस दिल में डर बैठ गया कि किसी भी तरीके से बच जाओ, कुकरे भी बच जाओ। तो हमने वो चीनी भी उबारी। फिर सिक्योरिटी वाले एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका। वो अंकल बोले यार मंदिर के बराबर में एक शिवलिंग है, वहां से तुम जल चढ़ा के आधा पानी यहाँ ले आओ, इसके ऊपर तो उबार दो, मैंने देखा है ऐसे केस में बचते हुए। हमने वो भी करा, जो चीज पॉसिबल थी हमने सारी करी। डॉक्टर अपनी कार्रवाई में लग रहे थे, आराम अपनी में भी लग रहे थे, भाई जिस चीज पे भी लग जाए, फोनना पे झाड़ा लगवाना और जिन चीजों का, हालांकि मैं समर्थन बहुत ज्यादा करता नहीं था, लेकिन एक जब बिल्कुल करीब भी जाओ तो उस टाइम तो हर ट्रीटमेंट करा भाई, चाहे कुछ भी बता दो। और हमने ये तक कह दिया था भाई कुछ भी हमने अपने शरीर का किसी अंग को अगर राजू के लिए देना पड़ा तो हम उस चीज के लिए भी रेडी है। हमने डॉक्टर तक सब कुछ कह दिया था, महाजी दिल्ली तय बाहर तय कितने तक भी डॉक्टर आकर बचा सकता होना, एक बार कुकरे भी कर दो। मखा जी हम कितने ले जा सका तो बता दो। मैंने दिल्ली भी बात की, BL कपूर में बात की, डॉक्टर डबास हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे बात की जी, मखा दिल्ली ले आ सका। हाँ एक और दोस्त है गोविंद भाई ने बात कराई एक डॉक्टर से, उनसे भी बात की। मखा जी एक बार दिल्ली ले जान जुकर है या कहीं ले जान जुकर हो तो बता दो। वो ने बोले भाई वेंटिलेशन हटाते ही नीचे तक का भी रिस्क है भाई, नीचे तक भी तुम ले जाओगे तो।
फिर हमारे पास ऑप्शन से खत्म हो गए। फिर तो बस हाथ जोड़े और भगवान तक प्रार्थना करी कि किसी भी तरीके से राजू को बचा दो। फिर लगभग 1 बजे के आसपास डॉक्टर जो देख रहे थे उनने नु कह दिया भाई लेडीज को घर भेज दो, अगर लेडीज आई हुई है तो। उस टाइम मारा फिर नु हो गया मखाई, तो बिल्कुल ही चांस खत्म ही हो चुके हैं। जब डॉक्टर ने इतनी बात कह दी, क्लियर तो हिंट दिया नहीं पर इशारा सा दे दिया, तो मारा हो गया था नु। फिर सब लोग हम दुखी हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर तो थोड़ा थोड़ा मैसेज देना शुरू किया, बस भाभी को नहीं बताया, और जो यार दोस्त थे उनको सबको हमने